ओके, तो हम लोग यहाँ थे बेसिकली। थर्ड टाइप जो है मेटेलिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का थर्ड टाइप मेटेलिक सॉलिड, उसकी हम लोग बात कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे कौन है? मेटल आयंस सराउंडेड एंड हेल्ड बाय सी ऑफ फ्री एंड डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल्स की स्ट्रक्चर को बताने के लिए हमारे पास एक मॉडल है एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बहुत ही सिंपल मैनर में मेटल्स क्या है, उनका एक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको जनरलाइज वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और इन्होंने कहा है कि जो मेटल्स होते हैं दे बेसिकली दे कंटेन द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सी ऑफ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कहां से आते हैं भाई? जाहिर सी बात है, मेटल्स की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो मेटल एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिसकी वजह से पूरे जो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स का सी बन जाता है, और ये जो पॉजिटिव आयंस है, मेटेलिक आयंस है, ये उसमें एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये डायग्राम है, ये मेटल की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पर ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस है ना, इनका एक स्पेसिफिक नेम भी है और वो है कर्नेल। इनको कर्नेल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका जो ये जो होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन? मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, और इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट भाई हाई होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हार्ड होते हैं ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, एग्जाम्पल आप जानते हो इसमें कौन कौन से आते हैं। सारे के सारे जो मेटल्स आते हैं है ना, वो है ऑल मेटल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये थर्ड कैटेगरी थी मेटेलिक सॉलिड की। ठीक है, आप लोग इसको फटाफट लिख लो ताकि हम लोग आगे चलें। यस, फोर्थ जो हमारी कैटेगरी है ना, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज व्हाट? दैट इज कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। यस, कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड, फोर्थ कैटेगरी है ना। इसको जल्दी से लिख लो आप लोग। और एक चीज यहां पर, एक आयनिक सॉलिड से यहां पर एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है, मेटेलिक सॉलिड्स के लिए वो हम लोग देख लेते हैं। वो डिफरेंस ये है इनकी कंडक्टिविटी से रिगार्डिंग। ठीक है, अब कंडक्टिविटी से रिगार्डिंग क्या डिफरेंस है, यहां पर ले लेते हैं। हमारे पास दो सैंपल हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास सॉलिड मेटल है और एक हमारे पास उसका मोल्टन फॉर्म है, मोल्टन मेटल। ठीक है, दोनों है हमारे पास। ठीक है, अब सॉलिड भी है और उसकी मोल्टन फॉर्म है। कंडक्टिविटी कौन कौन कंडक्ट करेगा बताओ? इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करेगा? कंडक्टर कौन होगा इनमें? मोल्टन, मोल्टन कंडक्टर होगा। इसका मतलब आपका जो आयरन का वायर है सॉलिड फॉर्म में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, राइट? इसका मतलब यही हुआ। दोनों होंगे ना? दोनों होंगे, दोनों होंगे, दोनों होंगे। ये यहाँ पर डिफरेंस है, आयनिक सॉलिड से डिफरेंस है, आप याद रखना। आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मेटेलिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और मोल्टन फॉर्म में तो करते ही करते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि इनमें सॉलिड स्टेट हो चाहे मोल्टन स्टेट हो, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं फ्री मूव करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में और मोल्टन फॉर्म में, दोनों में, मोल्टन फेज में, दोनों में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये था यहां पर। अब बाकी मेटल्स की तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उनमें एक लस्टर होती है, ये आप लोग जानते ही हो। डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, है ना, ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, क्लास 10th में 9th में आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, हमारा हेडिंग है दैट इज फोर्थ वन एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं।
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है इसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है इसमें? कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स क्या है इसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ठीक है, अब ये जो एटम्स हैं, है ना, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो आपको पता चल ही गया, वो क्या है? कोवेलेंट, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये इसमें क्या है? यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपका डायमंड, डायमंड है ना, ये क्या है? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इनको नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं अभी बात करेंगे, पहले एग्जांपल लेते हैं। डायमंड हो गया आपका, बोरोन नाइट्राइड हो गया, बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया। इन सब के ये एग्जांपल ध्यान रखना, सारे के सारे स्पेसिफिक हैं। सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ठीक है ना, सिलिकॉन कार्बाइड। इसी तरह से केवल सिलिकॉन भी हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। आपका ग्रेफाइट हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, इन तीन को आप लोग ध्यान रखना है, बाकी तो आपको याद रहेंगे। ये तीन है, बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और आपका सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, ये क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, सिलिकॉन कार्बाइड, ये है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और ये है बोरोन नाइट्राइड। ठीक है, इन सब का आप लोग ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं कि ये इनको कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इनमें जो एटम्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होने के बाद में ये एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, वो जायंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। इनमें डेफिनेट मॉलिक्यूल का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, जैसे डायमंड है, अब डायमंड का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी होता है, डायमंड का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता। बेसिकली ये कार्बन का ही एक फॉर्म है, और कार्बन जो एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्डेड से बॉन्डेड होकर के जायंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जितने काफी सारे कार्बन मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और एक जायंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क बन जाता है वहां पर, उसको इसलिए हम लोग बोलते हैं इनको नेटवर्क सॉलिड। ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या बनाते हैं, इनके जो ये जो एटम्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से, इसीलिए इनको जायंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जायंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जायंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग किसका? डायमंड का, कि किस तरह से ये नेटवर्क क्रिएट करते हैं और किस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये देखो डायमंड, बेसिकली आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा क्लास 11 में, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? किसी को ध्यान में है क्या? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है डायमंड में? किसी को भी? sp3, और sp3 का मतलब क्या हुआ? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होगा? 4 और कार्बन से। ठीक है, तो डायमंड के स्ट्रक्चर में देखो, जो एक कार्बन होता है ना, वो टेट्राहेड्रल मैनर में 4 कार्बन से अटैच होता है। ये लो, टेट्राहेड्रल मैनर में 4 कार्बन से अटैच है ना। ये डायमंड नहीं है, डायमंड बेसिकली कार्बन एटम्स का नेटवर्क है इस स्ट्रक्चर में। कैसे? अब ये जो कार्बन है ये भी किन से अटैच रहेगा? 4 कार्बन से। ये कार्बन है ये भी 4 कार्बन से। ये देखो, ये कार्बन है ये भी 4 कार्बन से, एक तो है ही, और ये देखो 3 मैंने ये और लगा दिए। अब देखो सारे के सारे कार्बन 4 कार्बन से अटैच हैं, सबके सब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना। एक टेट्राहेड्रल देखो, आपको बना के बताता हूं, ये देखो, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरह से ये जो कार्बन आ गए, ये सब 4 और कार्बन से अटैच रहते हैं। ये देखो, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से एक 3D स्ट्रक्चर बनता है। तो इनमें बेसिकली कार्बन एटम्स का 3D नेटवर्क होता है।
3D network of atoms through strong covalent bonds। ये लो भाई, इनमें जो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ना, उसकी वजह से 3D नेटवर्क बन जाता है। जैसे ये आपको डायमंड में दिख रहा है। अब ये डायमंड में बेसिकली बिल्कुल सिंपल है। डायमंड में एक कार्बन और 4 कार्बन से अटैच होता है टेट्राहेड्रल मैनर में। तो इस तरह से ये कार्बन एटम्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक नेटवर्क बन जाएगा। किनका? कोवलेंट बॉन्ड का नेटवर्क बन जाएगा। कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ये जो एटम्स है इनका एक 3D नेटवर्क बन जाएगा और ये एक जायंट मॉलिक्यूल बनेगा। इसीलिए डायमंड का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये जो जितने भी सारे मैंने आपको बताए हैं यहां पर एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, जिसका कॉमन नेम कार्बोरंडम भी उसको बोलते हैं। किसको? सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं कार्बोरंडम। ओके, और इसी तरह से ये आपका सिलिकॉन है, ठीक है, इसी तरह से ग्रेफाइट है। ये सब के सब में क्या होता है, इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है एटम्स का। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, ओके। अब इनका देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। हमने ये समझ लिया कि इनको नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर के थ्रू। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले तो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी हाई होता है। ये लो भाई, ये बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। इवन इतना ज्यादा होता है ये कि ये दे डिकम्पोजेज बिफोर मेल्टिंग, यानी कि ये मेल्ट नहीं होते, डिकम्पोज हो जाएंगे लेकिन मेल्ट नहीं होते। बात समझ में आई है ना? ये थोड़े से हम इनको बोल सकते हैं जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, फेल हो जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं, वैसे वाली हालत है ये। ठीक है, कि हम डिकम्पोज हो जाएंगे लेकिन मेल्ट नहीं होंगे। ओके, इसलिए इतना इनका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई है। वी कैन राइट दैट दे डिकम्पोजेज बिफोर मेल्टिंग। even decomposes, you can write even decomposes before melting। इतना ज्यादा होता है इनका क्या? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। और क्या होते हैं? ये वेरी हार्ड होते हैं। आपको पता ही है डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे, तो ये इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वेरी हार्ड। और क्या होते हैं भाई? ये कंडक्टर होते हैं कि नॉन कंडक्टर होते हैं? इसमें क्या बात है बताओ, कंडक्टर होते हैं कि नॉन कंडक्टर होते हैं? डायमंड क्या होता है? चलो डायमंड का बता दो पर्टिकुलर केस। इंसुलेटर। यस, ये जनरली क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं ये जनरली। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल केस हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली ये होते हैं इंसुलेटर। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, यस, वो एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ये हार्ड होना चाहिए ना, ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट। ये लो भाई, पहला एक्सेप्शन। दूसरा, ये क्या होने चाहिए? इंसुलेटर। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लो भाई, है ना? ठीक है, ये हो गया कौन? ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट ऐसा क्यों होता है भाई? इसका रीजन है क्या किसी के पास? ग्रेफाइट में दो एक्सेप्शन होते हैं। एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट का। दो प्रॉपर्टीज उसकी यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कर रही है। किनसे? जो नॉर्मल कोवलेंटली और नेटवर्क सॉलिड है उनसे दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैच नहीं हो रही। ठीक है, एक तो ये सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट ये इसकी जो सॉफ्टनेस है या इसकी जो सॉफ्ट होने की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज हाईली यूजफुल एंड इट इज यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट। ये लो भाई, सॉलिड लुब्रिकेंट के लिए यूज होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यूज्ड एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट है, इसलिए सॉलिड लुब्रिकेंट के लिए यूज लेते हैं इसको, और गुड कंडक्टर तो है ही है। तो ऐसा बताओ क्यों हुआ? बताओ। इसका आंसर मिलेगा हमें इसकी स्ट्रक्चर से। कहां से मिलेगा? स्ट्रक्चर से मिलेगा। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर अभी देखते हैं कैसी होती है। किसी को ध्यान है क्या ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? लेयर के ऊपर लेयर।
यस, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। लेयर कैसी होती है वो भी देख लो, अब कैसे बनाना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो 6 कार्बन एटम है ना, वो हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं ऐसे, ठीक है। क्या बनाते हैं? हेक्सागोनल रिंग्स। ये देखो, ये कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम ने क्या बनाई? हेक्सागोनल रिंग। अब एक रिंग बाकी सारी कई रिंग से अटैच होकर के क्या होती है? एक लेयर बनाती है, ठीक है। एक लेयर बन गई, जैसे ये मैंने बना दी हेक्सागोनल रिंग्स की एक लेयर, ये लो भाई, ठीक है। ये लो, ये एक लेयर बन गई, ये लो, ये बन गई आपके सामने एक लेयर, किसकी? हेक्सागोनल रिंग्स की, ठीक है। अब ये एक लेयर बन गई, इसके नीचे सेम ऐसी की ऐसी दूसरी लेयर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो ये रही आपकी, ये लो, ये दूसरी लेयर है, ठीक है। तो ये लेयर स्ट्रक्चर है किसकी? किसकी लेयर स्ट्रक्चर है? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की लेयर स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? यस, ये लो, इस तरह से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये ग्रेफाइट की लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये लेयर स्ट्रक्चर है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेयर स्ट्रक्चर है। ये देखो, sp2 का मतलब आप क्या समझते हो? ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखो, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। इस कार्बन को हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये देखो 3 कार्बन से अटैच है, 120 का बॉन्ड एंगल है, ठीक है। और ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर है, ये मैं यहाँ ट्राइगोनल बना देता हूं, ये देखो, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल बन गया। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है? every carbon is sp2 hybridized, okay, forms a hexagonal ring. These hexagonal rings combine with each other to form a layer, and one layer adjust itself on the another layer. बात समझ में आ गई? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसे स्टैक होती है और वो बनता है आपका ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट की लेयर स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाई इट इज अ सॉफ्ट, why it is it has a property of softness, why it is soft, why it is used as solid lubricant, okay। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हम लोग ये सॉफ्ट होने की वजह से यूज लेते हैं इसको लुब्रिकेंट, है ना, एज ए लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट। लेकिन सॉफ्ट क्यों है? सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि इसमें ये लेयर स्ट्रक्चर है, और जैसे ही हम लोग प्रेशर लगाते हैं, ये देखो 2 लेयर्स है ना, जैसे ही प्रेशर लगाएंगे इनके ऊपर, वैसे ही एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर जाएगी, ऐसे एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर जाएगी इस तरह से। तो ये क्या हुआ? स्लाइड होने की वजह से ये एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट यूज होता है, और इसीलिए ये सॉफ्ट होता है। जैसे ही हम प्रेशर देंगे ना, तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से स्लाइड करेगी, तो ये क्या हुआ? इसी की वजह से ये क्या होगा? सॉफ्ट होता है, और इट इज यूज्ड एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक है। तो ये तो हुआ रीजन किसका? किसका? सॉफ्ट, इसका जो वाई इट इज यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट, उसका ये एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक है, क्यों ये सॉफ्ट क्यों होता है। दूसरा, इसमें ये गुड कंडक्टर कैसे हुआ? ये गुड कंडक्टर कैसे हुआ? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों को पता है कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताना जरा। s2p4 होता है ना, 1s2, 2s2, हाँ, तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है, यही हो गया ना, है ना। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक है। उनको हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं? ये आपका 2s के ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन होने से क्या होगा? ये लो भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये 2s और जो तीनों p है, इनमें हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब होगा यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये लो भाई, एक s और 2p, ये एक s और 2p, ये हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये क्या है भाई? ये क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है क्या? यस, है तो सही। उसमें एक इलेक्ट्रॉन है क्या अनपेयर्ड? यस, है तो सही। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करता है। कैसे? ये जो कार्बन है, इसमें ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, देखिए ये वाले 3 बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन है जो आवाज सही से नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आवाज तो बीच बीच में डेटा का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, शायद उस वजह से होता होगा। अब सही है? यस।
ओके Yes, sir. ओके ओके ओके। तो ये देखो, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। दिस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ओके, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये प्लेन के परपेंडिकुलर अपने आप को एग्जिस्ट करता है, इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है, और इसमें वो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ग्रेफाइट है वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट का। व्हाई इट इज गुड कंडक्टर? बिकॉज इट हैज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। Why it is soft or used as solid lubricant? Because it is soft because it has a layer structure. When we apply pressure, then the upper layer slides over the lower layer. Okay, that's why it has a property of softness. It is used as solid lubricant. ठीक है, तो ये क्या थे? ये थे हमारे सारे के सारे कौन से सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो 4 टाइप हैं वो, ठीक है। और तो इस तरह से ये जो 4 टाइप्स थे ये वो हुए पूरे। अब इसके जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखना, और एनसीईआरटी में इसके लिए एक टेबल बनी हुई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और आपके एग्जांपल्स ये टेबुलेट किए हुए हैं वहां पर, ठीक है। तो ये जो आज हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसकी समरी है वहां, ठीक है। तो आप लोग वहां पर वो इसकी जो समरी है वो देखना, और वो जो टेबल है उसको जो आपकी नोट्स वाली जो कॉपी है उसमें बना लेना। आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई।